मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज मैं मेटल नॉन मेटल का थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि बेस्ड होगा मेटलर्जी के ऊपर। अच्छा, इससे पहले मैंने कोरोजन के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार प्लीज देख लो उसको। मैंने उसमें सारा कुछ अच्छे से समझाया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से आपको। अच्छा, और एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेटलर्जी में क्या होता है? मेटलर्जी एक आपको बहुत ही बड़ा ब्रांच है। मेटलर्जी, ठीक है, बहुत ही अरबों खरबों का कारोबार है मेटलर्जी। ठीक है, एक आपको इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट भी है मेटलर्जी करके। खैर उसको छोड़ो आप। तो हम लोग इसमें मेटलर्जी के बारे में, मतलब कि मेटल को हम लोग किस तरह से हम लोग इजीली और चीपली एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम देयर ओर, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। अच्छा, खैर मेटल जो है, मेटल का बिगेस्ट सोर्स क्या है इसका? मेटल का बिगेस्ट सोर्स, मेटल का बिगेस्ट सोर्स है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जहां मेटल, ठीक है, या तो मेटल फ्री स्टेट में मिलेगा या तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, बिगेस्ट सोर्स है मेटल का अर्थ क्रस्ट, जहां पे मेटल फ्री स्टेट में मिल सकता है या तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा मेटल। एक बार हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर फिर से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या था। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, Mg, देखो ये तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल। जो बात बताते जा रहे हैं आप उसको ध्यान से मेमोराइज करके रखो, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब देखो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ये मॉडरेट रिएक्टिव, और ये हाइड्रोजन के बिलो जो हो जाएगा लिस्ट रिएक्टिव। अब पूछोगे पूछोगे आप कि इसको हम लोग किस बेसिस पे इसको हम लोग अरेंज किए हैं? ऊपर पोटेशियम दिए हैं, उसके नीचे सोडियम दिए हैं, कैल्शियम दिए हैं, हम एल्युमिनियम को काहे ऊपर नहीं रखे? हम इसको इस तरह से अरेंज क्यों किए हैं? बेसिकली इस तरह से हम लोग अरेंज क्यों किए हैं इसको? देखो इसका रिएक्टिविटी सीरीज जो बेस्ड है, ठीक है, ये बेस्ड है। सारा क्या है? मेटल है इसमें। एक हाइड्रोजन को छोड़ के इसमें सारा क्या है? मेटल है। ये मेटल के बीच में हाइड्रोजन यहाँ है, बैठा हुआ है बीच में। खैर इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर मेट क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है,
तो इसमें ये नॉन मेटल हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करें, क्वेश्चन ये भी बनता है। अच्छा ये देखो यहाँ पे मेटल आपको क्या बोले थे, मेटल का क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और ये आपको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो है तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तीन है तो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। अच्छा अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है, जितना ज्यादा हाई होगा उतना वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहां पर ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी इन सारे एलिमेंट से क्या है, ज्यादा है। ये रेडियली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है। अब सोडियम, सोडियम है, अब जैसे मान के चलो इससे थोड़ा सा क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी पोटेशियम से थोड़ा कम होगा, कैल्शियम से थोड़ा हाई होगा, इसलिए कैल्शियम से ऊपर रखे हैं, पोटेशियम से नीचे रखे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे सब अरेंज कर लो आप, ठीक है। अब पूछ देगा आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम को हम मैग्नीशियम के जस्ट एबव क्यों रखे हैं, तो रीजन क्या हो जाएगा कि कैल्शियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जो है कैल्शियम का वो Mg से क्या है, ज्यादा है, मोर है, फास्ट है, इसलिए कैल्शियम क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में Mg के एबव प्लेस्ड किया गया है, ठीक है। अच्छा ये सारा बात समझ गए, इसी बेसिस पे इसको जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है क्या कि हाइड्रोजन तो है नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे कैसे घुस गया है, यहाँ पे क्या कर रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डुअल कैरेक्टर होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, H+, और एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो हाइड्राइड आयन बनेगा, तो भी क्या हो जाएगा, दो, इसका डुएट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो मेटल जो है आपको ग्रुप 1 का प्रॉपर्टी भी शो करता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट का, और ग्रुप 17 के ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका भी प्रॉपर्टी इसके पास, दोनों प्रॉपर्टी है, ग्रुप 1 का भी प्रॉपर्टी है इसके पास, ग्रुप 17 का भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए हाइड्रोजन होता है क्या, डुअल कैरेक्टर का होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यानी कि ये जो है ये सारा मेटल क्या है, हाइड्रोजन से रेडियली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, टेंडेंसी इसका क्या होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, तभी तो हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। अब ये सारा मेटल क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, इतना लिस्ट रिएक्टिव मेटल है कि हाइड्रोजन से भी टेंडेंसी क्या है, लूज करने का टेंडेंसी क्या है, हाइड्रोजन से भी क्या है, कम है, लेस है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग नीचे रखे हैं। ये रीजन हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों रखा गया, ठीक है। तो ये समझना था, ठीक है, ये समझ चुके हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो नेचर में जो होता है, नेचर में, ठीक है, नेचर में ये सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये जनरली सोडियम एंड पोटेशियम ये एग्जिस्ट करता है क्लोराइड के फॉर्म में, KCl या NaCl के फॉर्म में, ठीक है। और कैल्शियम और Mg जो है मैग्नीशियम ये कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एल्युमिनियम जो है ये Al2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्साइड के फॉर्म में। जिंक है ये आपको ZnS जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, Hg HgS के फॉर्म में, और Pb PbS, और Ag जो है Ag2S के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी जिंक जो है Hg है, Ag है, सारा क्या होता है, सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सब बात पता होना चाहिए। अच्छा
अब आते हैं हम लोग, दूसरा एक टर्म है, देखो मिनरल और ओर्स को एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। जैसे मान के चलो कोई रीजन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा कोई रीजन है, ठीक है। अब हमको इस रीजन में कोई एरिया है आपको, ठीक है, आपको कोई एरिया है। अब उस एरिया में आपको मान के चलो कि आपको आयरन मिला उसमें या कोई भी मेटल मिला उसमें, हमको ये पता चला कि इस रीजन में क्या है, आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो कोई जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आयरन, हर जगह इक्वल अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है। कहीं पे किसी एरिया में क्या होगा, बहुत ज्यादा आयरन, इतना बड़ा एरिया में यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। अब ये वाला एरिया जो इसी पार्ट में, इसी रीजन का ये वाला एरिया जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट में देखा गया आयरन क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये बड़ा एरिया को क्या बोलेंगे, जिसमें कि यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नहीं, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब इसी रीजन में यहां तक में, ठीक है, इसके बाद जरा सा भी आयरन प्रेजेंट नहीं है, इसी रीजन में जो भी आयरन प्रेजेंट है, इसी रीजन में आयरन प्रेजेंट है। अब इसी रीजन के अंदर में, ठीक है, अब बहुत इतना सारा पार्ट है जिसमें कि आयरन हैवी अमाउंट में प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, इस रीजन को क्या बोलेंगे, हम ओर बोलेंगे। और इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, हम मिनरल बोलेंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। यानी यहां से एक बात बता सकते हो आप कि ऑल और आर मिनरल। और कहां से मिला है, पहले मिनरल तब और ना, यानी ऑल और आर मिनरल, बट ऑल मिनरल आर नॉट और, ठीक है। ये चीज समझ गए, मिनरल क्या होता है और क्या होता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और मिनरल और ओर का डिफिनेशन भी देख लेते हैं तब। हाँ, तो मिनरल क्या होता है, मिनरल मिनरल हो जाएगा नेचुरली अक्रिक सबस्टेंस मिक्स्ड विथ इम्प्योरिटीज सच एज एसाइड, टू सिलिका है, सॉइल है, मड है, सैंड है, रॉक है, लाइमस्टोन ईटीसी। अब जैसे ये मिनरल बोले थे आपको, इसमें क्या है, बहुत सारा, अब जैसे आयरन ही था, तो आयरन के साथ क्या, सिर्फ आयरन ही तो नहीं है ना, आयरन क्या है, आयरन के साथ में आपको बहुत सारा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, आयरन के साथ क्या है, बहुत सारा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है, उस इम्प्योरिटीज को तो उसी को आयरन, अब जैसे आयरन है ये, तो आयरन में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, अब आयरन को इस आयरन में से इस इम्प्योरिटीज को हटाने का सारा काम ही क्या है, वो मेटलर्जिकल प्रोसेस है आपको, ठीक है, उसी डिपार्टमेंट का नाम क्या है, मेटलर्जिकल। कैसे, उस तरह उसमें से आयरन के ओर में से या किसी मेटल के ओर में से इम्प्योरिटीज को हम सेपरेट करके प्योर मेटल बनाने का काम क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब ये जो है हमको क्या है, आयरन जो जिसमें हमको जिस रीजन में मिल रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मिनरल। अब मिनरल में क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें तो बहुत सारा इम्प्योरिटीज तो प्रेजेंट ही रहेगा, प्योर फॉर्म में आयरन तो रहेगा नहीं, बहुत सारा इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट रहेगा। इम्प्योरिटीज में क्या क्या रहेगा, SiO2 रहेगा, मड रहेगा, सॉइल रहेगा, सैंड, लाइमस्टोन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब और है, और में क्या था आपको, और में क्या था, इसी का कुछ पार्ट था जो कि और बन रहा था, जहां पे हमको क्या है, मेटल का अमाउंट ज्यादा था, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, दोज मिनरल फ्रॉम व्हिच, अब और क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या है, और है, जहां पे मेटल का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अब इसमें से हम लोग जो मेटल बनाएंगे, प्योर मेटल बनाएंगे, यहां से प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और वो प्योर मेटल में कन्वर्ट करने का क्या वे होना चाहिए, ये एकदम चीपली होना चाहिए, एकदम लो कॉस्ट पे होना चाहिए और इजीली होना चाहिए, नहीं तो फिर बात हो जाएगा 9 का लकड़ी 90 का खर्चा वाला बात हो जाएगा।
ठीक है, पहले जो एल्युमिनियम मिल रहा था हमको, एल्युमिनियम पहले बहुत ही कॉस्टली था। ठीक है, अभी जितना एल्युमिनियम सस्ता हो गया है, एकदम चीप हो गया है, उतना एल्युमिनियम पहले बहुत ही महंगा था। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम को हम लोग को वही वाला बात हो रहा था, 9 का लकड़ी 90 का खर्चा वाला बात हो रहा था। अब जैसे कोई भी फैक्ट्री है, वहां एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। अब जितना खर्च हो रहा है, उसमें कुछ कंपनी जो है वो कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके ही मार्केट में सप्लाई करेगी, तो वहां पे उसको मतलब कि प्योर करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जा रहा था। इस वजह से एल्युमिनियम पहले क्या था, बहुत महंगा था। तो हम लोग क्या करते हैं, आज जो भी मेटलर्जिकल प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं, हम लोग मेटल को कितना इजीली और चीपली हम लोग मिनिमम रेट पे कितना हम लोग इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मायने रखता है। ठीक है, यानी ओर से हम लोग मेटल बनाएंगे कैसे, इजीली और चीपली बनाएंगे, उस को हम लोग जिस ओर से, ठीक है, और आर दोज मिनरल फ्रॉम व्हिच, मतलब इसी से तो बनाएंगे, प्योर मेटल बनाएंगे। और आर दोज मिनरल फ्रॉम व्हिच आर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली एट ए लोअर कॉस्ट विथ मिनिमम एफर्ट पे बनाएंगे। मतलब जितना कम से कम कॉस्ट पे हमको मेटल में कन्वर्ट करना है, जितना कम कॉस्ट पे उतारेंगे मार्केट में, उतना ज्यादा क्या होगा, सस्ता, ये कम खर्च लगेगा तो सस्ता होगा, सस्ता होगा तो क्या होगा, मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब एल्युमिनियम तो पढ़ना है नहीं, ठीक है, एल्युमिनियम पढ़ना है नहीं। अच्छा, अब जैसे मान के चलो, अब क्या है, एक टर्म होता है आपका क्या, गैंग और मैट्रिक्स होता है। गैंग और मैट्रिक्स क्या हो गया, अनवांटेड सबस्टांस जो ओर में प्रेजेंट है। अनवांटेड सबस्टांस क्या हो गया, इंप्योरिटीज, जो भी इंप्योरिटीज था वही तो अनवांटेड सबस्टांस हो गया। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, ये तीनों चीज टर्म समझ गए होगे मेरे ख्याल से, मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होता है। ठीक है, चलिए अब जो है इसके आगे अब मेटलर्जी का कुछ कुछ प्रोसेस है। अब जैसे मान के चलो कि अब ये जैसे कोई रीजन है, वहां पे क्या था, मिनरल था, मिनरल में क्या था, ओर था। ओर को हम लोग क्या किए, अब बड़ा सा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ओर को हम लोग क्या करते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट हम लोग लाते हैं। ठीक है, जहां पे अब कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे आपको मिनरल है वहीं पे फैक्ट्री सेटअप किया जाए, हो सकता है, ठीक है, कि फैक्ट्री कहीं दूर हो और मिनरल वाला रीजन जो है, ओर वाला रीजन कुछ अलग जगह पे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जब ओर मेरे फैक्ट्री में आता है, मेरे फैक्ट्री में नहीं, ठीक है, तो फैक्ट्री में जब आता है ओर, ठीक है, ये जैसे मान के चलो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ओर आया, सबसे पहले क्या आया, ओर आया फैक्ट्री में। अब कोई भी मेटल का ओर्स है, ठीक है, वो पहले क्या आएगा, फैक्ट्री में आएगा। ठीक है, फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ओर को हम लोग क्रशिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग मतलब क्या, कि छोटा छोटा टुकड़ा में इसको हम लोग पीस देंगे इसको। ठीक है, ग्राइंडिंग। ठीक है, एकदम टुकड़ा में इसको क्या कर देंगे, एकदम छोटा छोटा एकदम से पाउडर फॉर्म में इसको कर लेंगे ओट्स को। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसको, यही काम करेंगे। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, क्रशिंग समझ गए, मतलब क्या, इसको छोटा छोटा पार्ट में, ठीक है, स्मॉल पीसेस में इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग, इसका कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का आपके पास 4 मेथड है, 3 मेथड के बारे में समझना है। पहला मेथड क्या है कंसंट्रेशन का, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं, अब तो आपके पास क्या हुआ, क्रशिंग ग्राइंडिंग किया हुआ ओर है। अब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन का इस टाइप से, ठीक है, इसमें ग्रुप बना हुआ होता है, छोटा छोटा गड्ढा बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये ग्राइंडिंग किया हुआ ओर को यहाँ पे हम लोग डालते हैं इसको। साथ में क्या करते हैं, पानी का फ्लो भी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, पानी का फ्लो।
अब क्या होगा, ये दोनों पानी के साथ क्या होगा, मिक्स होके इंक्लाइन प्लेन पे इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में जो हाइड्रोलिक वाटर भी इसको मेथड बोलते हैं। अब इसमें जो है उस ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन मतलब क्या, जो भी होता है थोड़ा बहुत जो गंदगी हो सकता है पहले हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने जाते हो, ठीक है, तो पहले कपड़ा पड़ा हुआ तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि इसको झाड़ पोंछ के फिर उसमें डालते हैं, कुछ पैकेट वुकेट चेक करते हैं, कुछ कागज वागज होगा, जो भी इम्प्योरिटीज ही एक तरह से हुआ, ठीक है, उसको हम लोग निकाल के बाहर कर देते हैं। वही चीज है कंसंट्रेशन, जो भी पहले थोड़ा बहुत गंदगी निकल सकता है, इम्प्योरिटीज निकल सकता है, वही काम करते हैं कंसंट्रेशन में हम। तो कंसंट्रेशन में क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में उस ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है, जिसका डेंसिटी क्या होगा, और इम्प्योरिटीज, डेंसिटी ऑफ, इसका डेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। ओर का डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डेंसिटी क्या होगा इसका, डिफरेंट होगा। डेंसिटी आर डिफरेंट, ठीक है। अब ओर का डेंसिटी क्या होता है आपको, हाई होता है, और इम्प्योरिटीज का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। ये सबको समझते जाना है खाली, और कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है, सिर्फ समझते जाना है क्या है, कुछ नहीं है। ग्रेविटी सेपरेशन में तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ग्राइंडिंग किया हुआ ओर को यहाँ पे डालते हैं, पानी का फ्लो भी डालते हैं, ये पानी के साथ मिक्स होके नीचे आएगा। अब इसमें उस ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं जिसका ओर और इम्प्योरिटीज का आपको डेंसिटी क्या हो, अलग अलग हो। यानी ओर का डेंसिटी हाई होता है और इम्प्योरिटीज का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। जैसे ही पानी का फ्लो इसमें डालेंगे, पानी के साथ मिक्स होके नीचे आएगा, नीचे आएगा तो हायर डेंसिटी वाला ओर क्या होगा, इस ग्रुप में फंसते जाएगा। जो यहाँ नहीं फंसा, बड़ा बड़ा ग्रुप बना होता है, यहाँ तो छोटा बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये इसमें जाके अब कुछ यहाँ पे फ्लो के बाहर आ गया तो इसमें फंस जाएगा, कुछ इसमें फंस जाएगा, मतलब इस तरह से सारा जो है ओर्स इस ग्रुप में फंसते जाएगा, ठीक है, इसमें ट्रैप होते चला जाएगा। और लास्ट में जो ये बचेगा, क्या बचेगा आपको, ये जो लोअर डेंसिटी का इम्प्योरिटीज है वो पानी के साथ क्या होगा, फ्लो होके यहाँ जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे, गैंग बोले थे। तो ये है आपको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग जो है हेमाटाइट ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं, आयरन का ओर है हेमाटाइट, ठीक है। ये चीज एक हुआ आपको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा मेथड है क्या, कंसंट्रेशन में ही दूसरा मेथड है आपको, ये बी नंबर, ठीक है, ये है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग मतलब कि उस ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे। इसमें ओर होगा क्या, ओर जो होगा मैग्नेटिक नेचर का होगा, और इम्प्योरिटीज होगा नॉन मैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, इसमें करते क्या है, दो व्हील होता है इसमें, ठीक है, इस पे क्या होता है, बेल्ट लगा होता है, एकदम चौड़ा सा बेल्ट लगा होता है, ये होता है, ये व्हील जो होता है ये मैग्नेट नेचर का होता है, मैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है, मैग्नेट से बना होता है। ये क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक नेचर का। अब क्या होगा, यहाँ पे ग्राइंडिंग किया हुआ ओर है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, घूमते रहता है, यहाँ मोटर से कनेक्टेड तो ये घूमते रहता है। अब यहाँ पे ग्राइंडिंग किया हुआ ओर है, अब ये ग्राइंडिंग किया हुआ ओर आपका क्या है, पाउडर के फॉर्म में, जो भी छोटा छोटा पीस के फॉर्म में यहाँ पे डालोगे
ये क्या होगा, घूमते 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 यहाँ आएगा, घूमते घूमते यहाँ। अब जो इसमें मैग्नेटिक नेचर का और क्या है, मैग्नेटिक नेचर का वो क्या होगा, मैग्नेट के साथ चिपकते 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 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। जैसे इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेट का खत्म होगा, यहाँ क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपको, फर्स्ट लॉ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इस पार्टिकल के पास मोशन आ गया। ठीक है, मोशन होने के वजह से क्या होगा, इसका इनर्शिया क्या बोलेगा, हम मोशन में ही रहे। ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक नेचर का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जमा हो जाएगा। इस तरह से आपको इम्प्यूरिटीज और सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें भी क्या करेंगे, हेमाटाइट और का ही करेंगे, क्योंकि आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर का होता है। तीसरा है इसी में कंसंट्रेशन का तीसरा पार्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, इसमें सल्फाइड ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड ओर का, फ्रोथ मींस झाग होता है, फोम। ठीक है, अच्छा इसमें करते क्या है कि एक बड़ा सा क्या होता है, टैंक होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एकदम ब्रीफली समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पानी और ऑयल मिक्स करते हैं पहले। इसमें क्या होता है, वाटर प्लस ऑयल। अब इसमें जो ग्राइंडिंग किया हुआ ओर है, इसमें हम लोग डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको क्या करेंगे, एयर पास करके इसको मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें देखो ओर जो होगा आपको, ओर्स वो होगा आपको हाइड्रोफोबिक नेचर का, हाइड्रोफोबिक नेचर का। आपसे ये सब पता है, हाइड्रोफोबिक हम लोग सूप में देख चुके हैं। और इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज होगा आपको हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। अब जैसे इसको मिक्स करने पे क्या हो जाएगा कि ये सारा मिक्स होने के बाद हम लोग इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा देर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, अब और क्या है आपको, हाइड्रोफोबिक नेचर का, ये ऑयल के साथ क्या हो जाएगा, ये और जो होगा ऊपर आ जाएगा, और पानी के साथ ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, पानी के साथ ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, और इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो जाएगा। इसको उसके बाद फिल्ट्रेट कर लेंगे। तो इस मेथड से हम लोग करते हैं जिंक सल्फाइड का, कॉपर सल्फाइड का, Cu2S और HgS का। ठीक है, इस मेथड से ये जितना भी सल्फाइड ओर है हम लोग इस मेथड से कंसंट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन, अब जैसे यहाँ पे क्या था, पहला मेथड क्या था आपको, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से हम लोग किस ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, तो उसमें क्या था, डेंसिटी का डिफरेंस होना जरूरी था और इम्प्यूरिटीज में। अच्छा अब दूसरा था आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में आपको क्या चीज का नीड था, तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर का होना जरूरी था। अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। इस मेथड से क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या ओर कहाँ आया, ये फोम के साथ क्या आया, ऊपर आया ओर। ठीक है, मतलब ओर क्या है आपको, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। मतलब क्या है, ऑयल क्या होता है, ऑयल का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, वाटर का डेंसिटी हाई होता है ऑयल के कंपैरिजन में। तो ऑयल ऊपर आ जाएगा मिक्स करने के बाद, और ऑयल के साथ आपको
जब बोल रहे हैं कि ये पानी के साथ नीचे सेटल डाउन हो गया और ये ऑयल के साथ, मतलब ये आपको ओर्स जो है ऊपर आ गया, ऊपर क्या होता है, ऑयल होता है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं ओर जो होगा, ये सल्फाइड ओर जो होगा ऑयल के साथ क्या होगा, स्टिकी होगा। तो इसका रीजन हो जाएगा, आपको पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाई सल्फाइड ओर आर कंसंट्रेटेड विथ फ्लोटेशन मेथड, तो आपका जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा, सल्फाइड, बिकॉज सल्फाइड ओर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दिमाग में रखना है, जहां जहां बोल देते हैं क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। जहां से क्वेश्चन देखो, जहां भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो कुछ भी क्वेश्चन उस लाइन से उठा के बनाया जा सकता है, आप खुद से भी बना सकते हो। यही है पढ़ाई का सही तरीका, यही है। अब किस पार्ट से, हर एक पार्ट को दिमाग में रखेंगे। अब जैसे मान के चलो, एक सिंपल सा बात बताते हैं, जैसे आपको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताए थे, 3 रिएक्शन, जैसे आपको बोले थे कि किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, मिलता है मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 और Na2 का रेडिश ब्राउन गैस होता था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हैवी मेटल लेते थे जनरली, क्या ZnCuPb हैवी मेटल लेते थे, हैवी मेटल का नाइट्रेट को हीट करने पे। ठीक है, एक्सेप्शन था सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट को हीट करने पे वो नहीं मिलता था। ये सब याद रखना है। अब कहीं भी दिखेगा जिंक का नाइट्रेट दिखेगा, Pb का नाइट्रेट दिखेगा, हमको हैवी मेटल का नाइट्रेट दिखेगा, सिंपल कहीं डिकम्पोजिशन हीट करना होगा, हीट का सिंबल दिया रहेगा, फटाक से हम 3 प्रोडक्ट बना देंगे। सोचना क्या है इसमें, खुद से प्रोडक्ट बना लोगे। अब कहीं पे रहेगा आपको मेटल कार्बोनेट रहेगा, वहां पे हीट का सिंबल रहेगा, तो क्या बना दोगे, फटाक से मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 बना दोगे। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शन था, सोडियम और पोटेशियम का कार्बोनेट को हीट करने पे ये हमको ऑक्साइड प्लस CO2 नहीं देता है, एक्सेप्शन भी याद रखना है। जैसे बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलता है, कोई भी बाइक, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिल रहा था, मेटल का कार्बोनेट मिल रहा था प्लस CO2 मिल रहा था प्लस H2O मिल रहा था। ये सब बात हमेशा क्या सोचते रहना, अभी एग्जाम का टाइम, अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे। ठीक, चलो यहाँ पे क्या है, इम्प्यूरिटीज अब समझ गए क्या है, सल्फाइड और क्या होता है, आर स्टिक विथ ऑयल, यानी कि सल्फाइड और जो है स्टिक विथ ऑयल, यही रीजन है कि हम लोग सल्फाइड और का कंसंट्रेशन फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। चलो यहां तक ये समझे, मतलब कंसंट्रेशन वाला बात, क्रशिंग के बाद कंसंट्रेशन कर लिए। एक होता है लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस सब उतना सुविधा मेथड काफी है, केमिकल मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कर लिए हम, जो थोड़ा बहुत गंदगी था हम लोग अलग कर दिए। ठीक है, जिसको हम लोग गैंग बोलते थे, उसको हम लोग, जो थोड़ा बहुत गंदगी निकल सकता था, ठीक है, सॉइल वायल मड वर्ड ये सब हम लोग बाहर कर दिए। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया ये। अच्छा, कंसंट्रेशन कर लिए हम लोग। ठीक है, अब कंसंट्रेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन करने के बाद हम लोग करते हैं तीसरा मेथड, क्या है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग, तो यहाँ पे उसके बाद अगला प्रोसेस है क्या, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम लोग, इस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का काम ही क्या है, जो भी और मिला है हमको कंसंट्रेशन करने के बाद, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्साइड में, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों प्रोसेस से, इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये जो रोस्टिंग करेंगे, इस रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड और जैसे मिल, आपको हमको कंसंट्रेशन करने के बाद या तो मिलेगा और सल्फाइड फॉर्म में या तो कार्बोनेट फॉर्म में। सल्फाइड फॉर्म में अगर मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, उतना भी हीट नहीं करेंगे कि मेल्ट कर जाए, और ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो ही हीट करेंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। और सल्फाइड ओर का हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो ये वाला बात ध्यान में रखोगे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करेंगे, सिंपल हीट बोल देता है सब,
बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट बोलना जरूरी होगा, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये दोनों चीज कंडीशन क्या है रोस्टिंग के लिए, मस्ट है, इसको दिमाग में रखना है इन दोनों बात को। और सल्फाइड ओर का हम लोग करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं सल्फाइड ओर। जैसे मान के चलो आपको ZnS है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किए, हीट किए हैं, तो क्या मिला हमको, ZnO प्लस SO2 मिला, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, बेसिकली देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का काम ही है हमको मेटल जो है सल्फाइड फॉर्म में और कार्बोनेट फॉर्म में है उसको हमको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, कैल्सिनेशन क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पर खाली एयर का एब्सेंस रहेगा, बाद बाकी सारा लाइन सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। जैसे सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं, उसी तरह से कार्बोनेट ओर का हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। जैसे CaCO3 आपको अभी बताए थे, कोई भी कार्बोनेट रहेगा उसको हीट करेंगे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, तो क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है, जो कि ये मिला। तो ये हमको यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का पर्पस था हमको, मतलब क्या, यही पर्पस था कि सल्फाइड से किसमें कन्वर्ट करना, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, या कार्बोनेट से भी हमको बेसिकली क्या है, मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड हो हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, बेसिकली यही मेरा काम था। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाता है फिर से कि हम लोग जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ठीक है, सल्फाइड में ही रहने देते, कार्बोनेट में ही रहने देते, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का नीड क्यों पड़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सल्फाइड और देखो कार्बोनेट और, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या करेंगे, V, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन क्या बोले कि सल्फाइड और कार्बोनेट और में ही रहने देते, मतलब कि हम लोग ऑक्साइड में हम लोग तीसरा प्रोसेस का रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते क्यों है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का क्या कारण क्या है, तो ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो ऑक्साइड से हम लोग मेटल में एक्सट्रैक्ट करना इजीली होता है इन कंपैरिजन टू सल्फाइड और कार्बोनेट और। वी कैन गेट एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड in comparison to sulfide and carbonate। बात समझ गए होंगे, ठीक है। हमको बस पैसा बचाना है, खर्च कम करना है, इसमें ज्यादा खर्च लग रहा था, बहुत मेहनत भी था। हम लोग क्या बोले थे, देखो और से हम लोग इजीली और चीपली, इजीली मतलब इजीली नहीं हो पा रहा था और चीपली भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए लेकिन ऑक्साइड से किए हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट, तो इसके कंपैरिजन में इजीली और चीपली भी हो रहा था। तो हम लोग ये काम करेंगे, इससे बनाएंगे, डायरेक्ट मेटल कन्वर्ट करेंगे, इससे करेंगे, ऑक्साइड से करेंगे, ऑब्वियस सब बात है, ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बना, और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखना है, और एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। रोस्टिंग जो है, एक तो वो क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट है, जो जो बात बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट बात उसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, मतलब कि एक तरह से समझो कि स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग हीट दे रहे थे। देखो स्ट्रॉन्ग हीट देने का क्या पर्पस है, ये भी पूछा जा सकता है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, मतलब ड्यूरिंग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन व्हाई स्ट्रॉन्ग हीट इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपको, व्हाई स्ट्रॉन्ग हीट इज गिवन, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग हीट करने का एक रीजन ये भी है देने का कि यहाँ पे देखो जो ओर में होता है वोलेटाइल इंप्योरिटीज होता है, एक होता है वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वोलेटाइल इंप्योरिटीज, ठीक है,
वोलेटाइल इम्प्योरिटी में जैसे आ जाएगा आपको क्या, मॉइस्चर आ जाएगा, वो भी तो इम्प्योरिटीज ही है, मॉइस्चर हो जाएगा, जैसे फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्या है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, ये हीट करने से क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हीट करने का आपको बोल देगा व्हाई स्ट्रॉन्ग हीट इज गिवन टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज सच एज मॉइस्चर, फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक। यानी मॉइस्चर तो क्या हो जाएगा, वेपर बन के निकल गया, ये फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, हाई हीट पे क्या हो जाएगा, ये P4O10 बन के निकल जाएगा, S+O2, ठीक है, SO2 बन के निकल गया। आर्सेनिक जो है As+O2, आर्सेनिक कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंसी कितना होगा आर्सेनिक का, याद करो, नपास सब्बी, ग्रुप 15, तो वैलेंसी कितना 3, 8 में से 5 3, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस इंटरचेंज करके क्या कंपाउंड बनेगा, क्या बन जाएगा, AS2O3, ये भी रिमूव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में स्ट्रॉन्ग हीट देने का एक वजह और भी है, एक रीजन और भी है कि हम लोग जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होता है उसको रिमूव करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे तो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज सब तो रिमूव हो चुका, लेकिन एक होता है आपको नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होता है, एक होता है क्या, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, इसको कैसे अब रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग हीट देने के बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया यही चीज, इसको रिमूव करने के लिए। लेकिन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज तो क्या हो, यहाँ हीट देने से निकलेगा नहीं, तो इसमें हम लोग एक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एक कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है। कंपाउंड, जो कंपाउंड यूज करते हैं ड्यूरिंग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन टू रिमूव नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज द कंपाउंड इज एडेड इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। यानी कि टू रिमूव नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, द compound used is called flux। अब ये फ्लक्स जो है, अब ये फ्लक्स देखो क्या है, ये अब फ्लक्स प्लस ये इम्प्योरिटीज, उसको नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब ये फ्लक्स इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, जो कंपाउंड बनेगा, अब यहाँ जो सबस्टांस बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा ये सबस्टांस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज फ्लक्स, डिफाइन स्लैग, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे, ठीक है। अब फ्लक्स को हम लोग जैसे मान के चलो कि जैसे मान के चलो CaO है, CaO, अब जैसे मान के चलो इम्प्योरिटीज है या SiO2 इम्प्योरिटीज है, कोई और का हम लोग कंसंट्रेशन, ये रोस्टिंग कर रहे हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं, हमको पता है कि उसमें SiO2 क्या है, इम्प्योरिटीज है, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है। अब ये नॉन वोलेटाइल, इसको रिमूव करना है, ये हो गया इम्प्योरिटीज, अभी ये क्या हो गया, इम्प्योरिटीज। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या डाल रहे हैं हम, CaO डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स। अब ये दोनों कंबाइंड करके क्या बन जाएगा, CaSiO3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैग बोलते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, यहां तक इतना क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोले हैं उसको दिमाग में आपको रखना। चलो हम लोग अब क्या कर लिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, यानी हमको क्या मिल गया, अब मेटल का ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। यानी कि हमको MO मिल चुका है, यानी मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल का ऑक्साइड हमको क्या चाहिए, मेटल चाहिए,
ठीक है, तो हमको किसी न किसी तरह से इस मेटल के साथ जो ऑक्सीजन है इसको हमको हटा के बाहर करना होगा। ठीक, ऑक्सीजन का सप्लायर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, हर एक वीडियो देखो मेरा, हर एक वीडियो देखोगे तो ज्यादा फायदा में रहोगे। ठीक है, हम 4-5 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं, हम जो कंसेप्ट देंगे आपको सारा क्वेश्चन 100% सोल्व होना है तो होना है। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छे से देख लेते हो तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको, तो बोले हैं कितना बार, अब समझ पा रहे हो तो समझ जाओ। ठीक है, अब 10-15 क्वेश्चन करा देने से आपको अब ये नहीं है कि अब आगे का भी क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन ये कंसेप्ट अगर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, अच्छे से देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टेकल कर लोगे। ठीक है, सब जांचा परखा हुआ है। तो हमको क्या करना है यहां से कि मेटल ऑक्साइड से हमको ऑक्सीजन को किसी तरह से खींच के बाहर करना होगा। अच्छा, ये बात पता है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये क्या है, ये तो ऑक्सीजन ऐड करेगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, ये सप्लायर होता है, ऑक्सीजन सप्लायर। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये जहां देखेगा ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्या, मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जहां ऑक्सीजन देखेगा इसको पकड़ के क्या करेगा, खींच के बाहर करेगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट को किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन साथ में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो क्या करेगा, जैसे ही देखा किसी के साथ ऑक्सीजन है, अच्छा इसके साथ ऑक्सीजन है, चलो इसको अलग करो, तोड़ दो। ठीक है, ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब इतना बात समझ गए हो, ठीक है, तो अब यहां से मेटल ऑक्साइड से हम लोग को मेटल में बनाने के लिए क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे और ये क्या बन जाएगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच के अपने पास बुला लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये ऑक्सीजन देता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को जहां देखेगा भैया आ जाओ मेरे पास, ठीक है, ये अपने पास बुला लेगा और इसको अकेला छोड़ देगा और ऑक्सीजन किसके साथ आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, यानी कि हम लोग मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन वहां से निकालने के लिए, मतलब मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब 4 रिड्यूसिंग एजेंट याद रखो। हम ये भी बोले थे मेटल, हर एक मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, बहुत एफिनिटी है एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बहुत ही मतलब कि प्यारा संबंध है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में। इसको तोड़ना सबके बस की बात नहीं है। ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन 4 रिड्यूसिंग एजेंट और भी होता है क्या, उसको याद रखना आपको। 4 रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है कोक कार्बन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा NH3, फोर्थ नंबर हाइड्रोजन। ठीक है, ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, जैसे ZnO है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ऑक्सीजन को हटाना है तो ZnO प्लस कार्बन ये क्या बना देगा, Zn प्लस CO, यहां मिल गया हमको Zn। जैसे मान के चलो आपके पास है Cu2O प्लस, हम ले लेते हैं इसमें से कुछ भी ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, NH3 हम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट। ये सबसे पहले तो NH3 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखोगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, सबसे पहला काम तो प्रोडक्ट, ये तो आराम से लिख सकते हो, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा और CO में कन्वर्ट कर देगा। प्लस हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिलके वाटर तो बनाना ही बनाना है। बस या नाइट्रोजन अकेला, नाइट्रोजन जब भी रेगिस्ट करेगा डाइमर के फॉर्म में रेगिस्ट करेगा, यानी N2 बन गया, यानी ये प्रोडक्ट बना। हमको NH3 इसमें डालते, प्रोडक्ट अपने से खुद से लिख सकते हो। क्या किया हम, ये NH3 को बारे में पता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्साइड में डाले हैं हम,
ऑक्सीजन को खींचा, इसको अकेला छोड़ दिया। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2O मिलेगा। रह गया बेचारा नाइट्रोजन अकेले, तो किस में रहेगा, N2 बना। तो ये चीज क्या है, ये मतलब चारों में रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी डालेंगे हम, तो ये वाला प्रोडक्ट हमको क्या बना देगा, ऑक्सीजन से फ्री कर देगा ऑक्साइड को और मेटल बन जाएगा। ठीक है, अब ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके बारे में और देखते हैं। अब देखो, जैसे मान के चलो Cu है और Fe है और Pb है, इन चारों के लिए हम लोग जो रिड्यूसिंग बोले हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 और H2, इनमें से चारों में से कोई इस मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी Cu के साथ हम लोग इनमें से किसी को यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, Cu के बारे में देखेंगे। Cu के ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करेंगे, वो हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग CuO बनाए थे, जिस सल्फाइड से CuO बनाए थे, वो सल्फाइड और ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो Cu को छोड़ दो, Fe और Pb के लिए इन चारों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो PbO है, इसमें से कुछ भी ले लो, CO ले लो, तो क्या बन जाएगा, Pb प्लस CO2 बन जाएगा। ये ऑक्सीजन अपने पास बुला लेगा, ये तो करता है काम। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। जैसे PbO प्लस H2O ले लेते हैं, ये क्या कर लेगा, H2 इसको बुला लेगा, Pb प्लस H2O बन जाएगा। अच्छा, ये चीज हुआ। ये तीनों मेटल में हम लोग कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉपर के लिए हम लोग, इनमें से हमको खर्चा बचाना है ना, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा ना, फिर हमको तो खर्चा चीप एकदम मिनिमल कॉस्ट पे हम लोग को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन चारों में से कोई यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। चारों रिड्यूसिंग एजेंट में काबिलियत है, कैपेबल है, कॉपर और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने का क्षमता रखता है। अच्छा, अब बात आती है क्या कि जैसे मान के चलो ZnO है, क्या ZnO में हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, CCO, NH3 और H2। इन चारों रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हम इसमें ये यूज कर सकते हैं, या ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, तो नहीं। सिर्फ इसमें क्या यूज करेंगे, कार्बन यूज करेंगे, Zn प्लस CO बना देगा। ठीक है, अब यहां फिर से एक क्वेश्चन आपको अराइज होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, हम लोग जिंक के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कार्बन ही क्यों यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कार्बन ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं यूज करते हैं इसमें, ये क्वेश्चन बना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ कार्बन के पास ही क्या क्षमता है, इसको कैपेबिलिटी है Zn और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर पाने का। इन तीनों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन, यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए क्या हो गया, वाई कार्बन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज जिंक बॉन्ड बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन is very strong, only carbon can able to break this bond। चलो, ये क्वेश्चन भी खत्म। तो बात समझ गए, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, ये चीज और देखो, यहाँ पे जब हम कार्बन यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, जब कार्बन यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन तक को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। चलो, ये टर्म भी याद रखोगे। अब जो जो छोटा छोटा टर्म है, ठीक है, उसको दिमाग में मेमोराइज करते जाओगे। अरे 2-3 बार वीडियो देख लो, याद हो जाएगा, सारा कुछ दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ZnO प्लस C। जैसे हम लोग कार्बन अगर यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, हम लोग कन्वर्ट करने के लिए मेटल में, टू रिड्यूस जिंक, मतलब कि
किसी भी ऑक्साइड को, किसी भी मेटल के ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए अगर कार्बन यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मेल्टिंग बोलते हैं। ये भी दिमाग में रखोगे। अच्छा, अब देखते हैं अभी तक हम लोग देख रहे थे मॉडरेट रिएक्टिव जो है उसी का देख रहे थे, मतलब उसको मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड, मॉडरेट रिएक्टिव ऊपर का 3 मेटल था हाईली रिएक्टिव, उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर तक था 3 से नीचे और हाइड्रोजन के बीच में हाईली रिएक्टिव। देखो यहाँ मॉडरेट रिएक्टिव क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, जैसे के था, Na था, Ca था, Mg और Al, जिंक, Fe, Pb, ये सारा क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव। ये है मॉडरेट रिएक्टिव, एल को भी छोड़ दो, ठीक है। ये Zn, Fe, Pb और Cu, इन सब के ऑक्साइड को, इन सारे ऑक्साइड को, ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल, ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग एजेंट। हमको इसको रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हमको देना ही होगा। जैसे इसके लिए हम लोग कार्बन डाल रहे थे और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, स्मेल्टिंग बोल रहे थे। इसमें हम लोग, इसमें इन तीनों में हम लोग कोई भी डाल रहे थे, हम लोग सी था, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 और हाइड्रोजन, तीनों में से कोई इसको रिड्यूस कर, इसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा था, ठीक है। अब लेकिन अच्छा, इसके नीचे जो है, अब जैसे मान के चलो Hg है, Hg का ऑक्साइड है, जैसे Ag2O है। अब ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, तो लिस्ट रिएक्टिव के ऑक्साइड को इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट देने का काम ही नहीं, मतलब कि रिड्यूसिंग डाल भी सकते हो बिना रिड्यूसिंग एजेंट के, जब काम हो जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट डाल के हम क्यों खर्चा को बढ़ाएं। तो इसको सिंपल हीट करने से, लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को सिंपल हीट करने से ही ये क्या हो जाएगा, Hg+O2 में ब्रेक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल हीट, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर डालते हो तो गलत हो जाएगा, हमको मिनिमम तो खर्चा ही बढ़ा दिया आप तो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Ag+O2, ठीक है। यानी कि लिस्ट रिएक्टिव के मेटल का ऑक्साइड में हम लोग कोई रिड्यूसिंग देने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो सिंपल इतना, मतलब क्यों यहाँ पे पूछ देगा क्यों रिड्यूसिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉन्ड ऑफ Hg एंड ऑक्सीजन आर वेरी वीक, ठीक है। वो सिंपल हीट करने से क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। ये कहानी था आपका। यानी कि अब देखो यहाँ पे ये सारे मेटल का हम लोग रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट था, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल में के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं था, सिंपल हीट करने से ब्रेक कर जा रहा था क्योंकि बॉन्ड काफी वीक था। लेकिन अब यहां से यहां जो ये है, पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम तक का के मेटल का ऑक्साइड अगर रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का पावर नहीं है कि इसके ऑक्साइड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसके ऑक्साइड को ब्रेक करना, इसका जो ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल, ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल, ठीक है, cannot be break by any reducing agent, कोई रिड्यूसिंग एजेंट का बस के बात नहीं है इसके ऑक्साइड को ब्रेक कर देगा। इसको एक ही तरीका से इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। आप समझ गए। यहाँ पे आपको पूछ देगा, यहाँ भी एक क्वेश्चन अराइज बनता है, अराइज हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि
जो हाईली रिएक्टिव मेटल है या एल्युमिनियम का दे देगा आपको, मैग्नीशियम का दे देगा आपको, इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं डालते हैं, कोई भी काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का बात रहेगा तो बिकॉज एल्युमिनियम और एंड ऑक्सीजन बॉन्ड बिटवीन एल्युमिनियम ऑक्सीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसके बॉन्ड को तोड़ पाना कार्बन, चाहे CO है, चाहे NH3 है, चाहे हाइड्रोजन है, किसी के बस का बात नहीं है, नहीं तोड़ पाएगा। ये खत्म। अच्छा, अब बात आती है, अब आपको क्या मिल गया? अब आपको मिल गया मेटल, यानी इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करेंगे। यानी आपके पास मिल गया मेटल, अभी भी जो कि ये 95% ही प्योर है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? इसको 99.9% प्योर करना है आपको। अब इसको प्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन करेंगे जैसे मरकरी का डिस्टिलेशन करते हैं प्योर करने के लिए, और जो भी मेटल उटल है जो मतलब कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं लेकिन डिस्टिलेशन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। जैसे इसको समझते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अच्छे से समझो, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि इसमें एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम लोग क्या करते हैं? एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, याद रखना, डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, स्विच है, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पे याद रखने के लिए आपको बात बताए थे अभी, ठीक है। जैसे एक होता है पाव, बड़ा पाव, छोटा पाव, पाव, एक एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। पाव का मतलब क्या हुआ? P4 क्या हुआ? पॉजिटिव, A4 क्या हुआ? एनोड, O4 ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी पाव का मतलब क्या हुआ? P4 पॉजिटिव, एनोड, यानी कि यहां पर एनोड क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहां पर इसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और N4 क्या होगा? नेगेटिव, C4 क्या होगा? कैथोड, और R4 क्या होगा? रिडक्शन। यानी कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पे कौन सा रिएक्शन होगा? तो रिडक्शन रिएक्शन होगा इस पे, कैथोड पे, ठीक है। यानी कि ये क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कैथोड बोलने वाले हैं, और इसको क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे, ठीक। और इस एपरेटस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और बात जो थोड़ा देर पहले आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है, कि ऑयल और रिग। ऑयल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे ये रिडक्शन इज गेन ऑफ, ठीक है। इतना बात याद रखना है।
ये तरीका है कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव एनोड पे, कौन सा चार्ज होता है कैथोड पे, ये सब याद रखने का अच्छा। अब जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हमको कॉपर मिल गया, अब हमको कॉपर को प्योर करना है, अभी ये 95% प्योर है, ये क्या है अभी 95% प्योर है, और इसको हमको प्योर करना है 99.9% प्योर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इम्प्योर कॉपर है उसका हम एनोड ही बना लेंगे, इम्प्योर कॉपर का हम लोग क्या बना लेंगे, एनोड बना लेंगे, यानी कि ये क्या लिख दें यहाँ पे, एनोड किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का। और पहले से हमको बना हुआ मिला हुआ है कि प्योर कॉपर 99.9% प्योर कॉपर हमको पहले से पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैथोड हम लोग बना लेंगे, ये क्या हो गया प्योर। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये जैसे अब क्या है, ये इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं, अभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको हमको प्योर करना है उसी का हम लोग सॉल्ट इसमें हम ले लेंगे, कॉपर को प्योर करना है तो हम CuSO4 का इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए, CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक, CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, एनोड है, एनोड है इम्प्योर Cu का, और एनोड पे होता क्या है देखो तो पॉजिटिव, एनोड पे पॉजिटिव, और एनोड O फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन करोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा और Cu2+ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है कॉपर का मेटल बना हुआ है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, और इस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ से जो प्योर कॉपर होगा वो Cu2+ बन के इसमें गिरते जाएगा, ये Cu2+ बन के इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें गिरते जाएगा, ये Cu2+ बन के इसमें गिरते जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है अब Cu2+ है, Cu क्या है 2+ है, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ एट एनोड पे, यहाँ ये चीज देखो, एट एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है ये Cu है, लॉस किया इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकला, लॉस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का निकलना, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का मिलना, लॉस मतलब निकलना, तो Cu से क्या दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम बोले थे दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना चार्ज डेवलप होगा इस पे 2+ चार्ज, और दो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये क्या हुआ, एट एनोड पे यही ना रिएक्शन हो रहा है, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, मतलब Cu से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको बोले थे कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, और यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, यही जो चार्ज है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना मतलब ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। खैर वो छोड़ो, यहाँ पे ये समझो कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ है, देखो ना Cu है 2+, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे तो Cu2+ बना, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। अब ये Cu2+ जो है यहाँ पे टूट टूट के इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गिरते जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब एक तरह से समझो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ये Cu2+ को धक्का दिया इसमें, और इधर से आया बेचारा इलेक्ट्रॉन, और ये Cu2+ को बोला आजा भाई, मतलब धक्का भी दिया, दूसरे क्षण क्या हुआ, एट द इंस्टेंट उधर जाके इतना फास्ट ट्रेवल किया और खींच भी लिया, एकदम खेल खेल रहा है, धक्का दिया खींचा, धक्का दिया खींचा, ठीक है, एक तरह से खेल खेल रहा है ये, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, Cu2+ को धक्का दिया, सॉल्यूशन में आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और इधर से इसको फिर से बुला लिया, यही चीज होते रहता है, जितना प्योर Cu है वही तो टूट टूट के इसमें आएगा ना,
गंदगी थोड़ी आएगा, यानी जो प्योर कॉपर है इसमें, ये सब टूट टूट के इसमें जाते जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा इसका, कमते जाएगा। ठीक है, और ये गंदगी होगा, थोड़ा बहुत जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा वो तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, ये टूट टूट के यहाँ पे जमा हो जाएगा। और ये एनोड के नीचे जमा हो रहा है, इसको बोलते हैं तब हम एनोड मड बोल देते हैं। गंदगी तो है, मड मतलब एनोड मड। यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉपर इस पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा, छोड़ देते हैं, बहुत देर के लिए छोड़ देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, इस पे कॉपर डिपोजिट होते चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भारी होते चला जाएगा ये वाला। कैथोड वाला जो है, ठीक है, कैथोड वाला जो है आपको, ये कैथोड, ये रॉड जो है कॉपर, ये क्या हो जाएगा, भारी होते, इसका मास इंक्रीज करते चला जाएगा, इसका मास डिक्रीज करते चला जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, फिर दूसरा कॉपर लाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, फिर ये भी खत्म हो गया, फिर यहाँ भी चेंज करते जाएंगे, छोड़ देंगे आराम से। यही चीज, यानी कि अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एट एनोड या कैथोड पे, यानी कि एट कैथोड अब लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो अब एट कैथोड लिख रहे हैं। एट कैथोड में जब एनोड पे आप रिएक्शन लिख लिए ना, तो तरीका बता रहे हैं, ठीक है, तरीका बता रहे हैं क्या, जब एनोड पे लिख लिए तो इसी का उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे Cu2 प्लस प्लस 2E क्या बन जाएगा, Cu। ये प्योर कॉपर मिल गया इस पे, यही प्योर कॉपर इस पे, यानी कि ये Cu2 प्लस तो प्योर ना है, खाली 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जरूरत भी था 2 इलेक्ट्रॉन का, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको जरूरत भी था 2 इलेक्ट्रॉन का, आया यहाँ पे, फिर से क्या हो गया, चिपक गया यहाँ पे। वही चीज तो हो रहा है यहाँ पर, देखो ये कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन कम था, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो फिर से क्या बन गया, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 4 न्यूट्रल हो गया, Cu बन गया, और Cu इस पे डिपोजिट होते जाता है। तो ये कहानी है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। ठीक है, अब ये चीज आपको टॉपिक खत्म हुआ, मेटल को रिफाइन कर दिए, पूरा प्योर कर दिए, और डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो Hg का करते हैं, उसमें बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है ना, चलो ये चीज हुआ। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है।
अब क्या है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 का मतलब आयरन का वैलेंसी 3, आयरन 3 ऑक्साइड क्या हो जाएगा? Fe वैलेंसी 3 Fe2O3, ठीक है। आयरन 3 ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। यहाँ पे हीट जो है आपको इग्निशन टेम्परेचर का काम कर रहा है, तो इस कॉल्ड क्या होता है आपको? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या हो जाएगा? जैसे आयरन 3 ऑक्साइड का Fe2O3 लिए और एल्युमिनियम लिए, हम लोग एल्युमिनियम का पाउडर लेते हैं, Fe2O3 लिए सॉलिड और एल्युमिनियम का पाउडर लिए और इसको थोड़ा सा हीट देके हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ये हीट देते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट? Al2O3 सॉलिड, और ये हमको मोल्टेन आयरन मिलता है, पिघला हुआ आयरन मिलता है, और पिघला हुआ आयरन मिलता है प्लस हीट, ह्यूज अमाउंट में हीट निकलता है, और फिर से यही हीट क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर का काम कर लेता है, यानी सेल्फ सस्टेनिंग वाला बात हो जाता है। जिस तरह से कंबशन रिएक्शन में हो रहा था वही चीज यहाँ भी, वही हीट यहाँ पे यूज कर लेता है और फिर से ये रिएक्शन अपने आप होते रहता है। और ये मोल्टेन आयरन जो मिल रहा है हमको, मोल्टेन आयरन क्यों हम लोग फॉर्म कर रहे हैं इस रिएक्शन से? ताकि इसका यूजेज क्या है? ज्वाइन रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, क्रैक्ड मशीनरी पार्ट को ज्वाइन करने के लिए। और चूंकि हम जानते हैं एल्युमिनियम क्या होता है, आपको रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जहां ऑक्सीजन दिखेगा, ऑक्सीजन के प्रति इसका ग्रेट एफिनिटी होता है, ऑक्सीजन के प्रति एल्युमिनियम इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ग्रेट एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, बिकॉज इट हैज ग्रेट एफिनिटी विथ ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मेटल का ऑक्साइड कहीं रहेगा, उसमें एल्युमिनियम डालेंगे, एक तरह से हम लोग रिडक्शन प्रोसेस से भी में यूज कर सकते हैं कि मेटल को, मतलब कि मेटल ऑक्साइड से मेटल रिफाइनिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं? मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग एल्युमिनियम भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या मिल जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्सीजन को खींच लेगा और मेटल को अलग कर देगा ऑक्सीजन से, तो वहां भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में थर्माइट रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग Fe2O3 ही लेंगे, एल्युमिनियम में हो सकता है यहाँ पे MnO2 भी ले सकते हैं। एक रिएक्शन क्या होता है थर्माइट रिएक्शन का, ये भी होता है MnO2 प्लस Al, ये भी क्या बन जाएगा? Al2O3 सॉलिड, यहाँ भी क्या सॉलिड, यहाँ एल्युमिनियम क्या है? सॉलिड ही है, एक तरह से पाउडर है, तो प्लस यहाँ Mn जो मिलेगा ये भी क्या मिलेगा? मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, ठीक है। ये भी थर्माइट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आयरन का ही होना चाहिए। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, जहां पे हम लोग एल्युमिनियम यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम लोग? थर्माइट रिएक्शन बोल देंगे, और थर्माइट रिएक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक टर्म में एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है कि जैसे एल्युमिनियम को, अगर आप एल्युमिनियम को एयर में छोड़ दिए, एटमॉस्फेयर में, तो ये एल्युमिनियम का क्या बोले अभी, ऑक्सीजन के प्रति इसका ग्रेट एफिनिटी होता है एल्युमिनियम का, तो क्या बना लेगा? इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? Al2O3 का एक लेयर बनेगा जो कि एल्युमिनियम को फर्दर कोरोजन से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगा। अब इस एल्युमिनियम का जो एक लेयर बना Al2O3 का, उसको और थिक करने का जो प्रोसेस है, ठीक है,
और भी ठीक करने का जो प्रोसेस है, ताकि और रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, मतलब प्रिवेंशन और इंक्रीज प्रिवेंट का जो प्रोसेस है और इंक्रीज हो जाए, मतलब कि फर्दर कोरोजन से तो बचा ही रहा है ये, और इस लेयर को और हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, मेकिंग थिकर, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोडाइजिंग बोलते हैं। मतलब एनोडाइजिंग कुछ नहीं है, एनोडाइजिंग क्या हुआ, एल्युमिनियम के को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम जहां पे दिखेगा ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, Al2O3 का एक लेयर बनाएगा, और उस लेयर को और थिकर करना ही क्या है, एनोडाइजिंग है, बस इतना समझो। और इसका यूजेज क्या है, किचन आइटम में यूज करते हैं, प्रेशर कुकर और पैंस में, ठीक है, और फ्रेम ऑफ स्लाइडिंग विंडो जो होता है उसमें इसका यूज होता है एनोडाइजिंग का। अब क्या है, गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग में क्या डिफरेंस है। गैल्वेनाइजेशन क्या था कि किसी भी मेटल के ऊपर जिंक का कोटिंग करना क्या था, गैल्वेनाइजिंग था। पहला गैल्वेनाइजेशन के बारे में ये चीज हुआ, और उसी तरह से इसका उसमें क्या हो जाएगा, एलॉइंग में क्या हो जाएगा, इसको कोटिंग से कोई मतलब नहीं है, मेटल मेटल का मिक्सचर था, चाहे मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर था, पहला बात। ये वाला क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन क्या हो जाएगा, नॉट ए होमोजेनियस मिक्सचर, और ये क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, बोले थे आपको एलॉय में होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तीसरा, ये क्या है, जिंक का कोटिंग, जिंक क्या होता है, हायर रिएक्टिव मेटल होता है आयरन से, ठीक है ना, जिंक क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है आयरन से, तो इसमें रिएक्टिविटी वाला रोल प्ले हो रहा है इसमें, ठीक है, रिएक्टिविटी इसमें डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसमें रिएक्टिविटी से कोई मतलब है, उसका तुमको मिक्सचर बनाना, रिएक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। और ये रस्टिंग को प्रिवेंट करता है ओनली। ये तो एलॉय क्या है, रस्टिंग का भी था, प्रिवेंशन का एक मेथड था, लेकिन उसका अदर एडवांटेजेस भी तो है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये चीज हुआ डिफरेंस एलॉय और गैल्वेनाइजेशन। अब एक डिफरेंस है रिडक्शन विथ कार्बन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो रिडक्शन विथ कार्बन में हम लोग कार्बन को यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें रिडक्शन विथ कार्बन में हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो था उसी के ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से रिड्यूस कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। एग्जांपल ZnO+C एग्जांपल दे दिए, और किसमें क्या दिखा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से यूज फॉर रिडक्शन, इसमें कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से यूज फॉर रिडक्शन। दूसरा, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ हायर रिएक्टिव मेटल और क्लोराइड का भी रिडक्शन हम लोग इस मेथड से करते हैं, ठीक है, आज रिड्यूस बाय दिस मेथड। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Al3+3E, ये क्या हुआ, Al यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बात, इसमें क्या होता है, कैथोड जो होता है एक्ट्स एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट बात, हियर कैथोड एक्ट्स एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लास्ट वीडियो होगा इसका मेटल नॉन मेटल का, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, और जो कि काफी लास्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको तो देखना ही देखना है, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।